हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। सिंपल सी बात है भाई, पार्लियामेंट हमको क्यों चाहिए? इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर आपको दिल्ली में हमको बना के दे दिया है, इसकी ज़रूरत क्या है? क्या इसके बगैर हमारा देश का कारोबार नहीं चल सकता है? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक तो है, उसके दम के ऊपर हम लोग सब कुछ नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं, पर उनको चलाने के लिए लोग चाहिए। वो कहते हैं ना कि घर बनाने के लिए पैसे तो बहुत है, पर घर बनाने के लिए मजदूर चाहिए। खुद जाके घर नहीं बना सकते हो आप, राइट? वो मजदूर का काम मजदूर अच्छे से कर सकता है। वही सेम चीज़ें हैं कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए लोग चाहिए, उसके लिए लोक सदस्य चाहिए, उसके लिए राज्यसभा चाहिए, उसके लिए प्रेसिडेंट चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री चाहिए, उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, उसके लिए राज्यसभा का चेयरमैन जो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी होता है वो चाहिए। समझ लो, MPs चाहिए, MLAs चाहिए, राइट? IAS ऑफिसर्स चाहिए, IPS ऑफिसर्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए होती है। पार्लियामेंट इससे बनता है, समझ रहे हो? अब पहली बात पे हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट वॉज भी फॉर्म जब बन के रेडी हुआ था कि इस्टेब्लिश कर लोगे, फिर लोगों ने जब पहली बार उसके अंदर इंडियन लोगों ने पार्टिसिपेट्स किया था तो 1947 का टाइम था। हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन को मेकर्स के रूप में हमने पहले ही रीड आउट कर लिया कि दिसंबर 1947 के अंदर हमने पहली बार 300 मेंबर्स के साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को शुरू किया था। तो आपको अंदाजा तो आ चुका होगा कि 47 की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग ऑलरेडी अब धीरे धीरे हम लोग उस लेवल पे आते जा रहे हैं कि जहाँ पे अब हम अपने हाथ से अपने ही देश की पार्लियामेंट के जो हमारी सरजमी की ओर बनी हुई है, हम उसके ऊपर धीरे धीरे वर्कआउट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कि पार्लियामेंट क्यों चाहिए। तो पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग पार्टीज़ को रेफ़र किया जाता है कि भाई दो अलग अलग डिफरेंट पार्टीज़ हैं, उनको बोला जाता है कि आप आके अपनी पावर्स को दिखाओ। जो पार्टी पावर में होती है वो अपनी उसी पार्टी का प्रेसिडेंट या फिर उसी पार्टी का प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? जो पार्टी अपोजिशन में होती है उसको हम लोग कहते हैं अपोजिशन पार्टी। आगे बात करते हैं कि टोटल रिप्रेजेंटेटिव कितने होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो टोटल होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543। साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा, इस तरीके से पार्लियामेंट की पूरी सीट्स बैठती हैं, समझियो। जहाँ से 5 दिखा है ना, उस लाइन से देखो जहाँ पे 3 है, पूरा का पूरा कवर करके देखो, यहाँ से ऐसे आपको दिख जाएगा कि पार्लियामेंट अंदर से भी इस तरीके से बना हुआ है। क्लियर? ओके। आगे बात करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस है। लोकसभा हाउस, जिसको हम कहते हैं लोअर हाउस, ठीक है? लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। क्लियर? हेड ऑफ दिस प्रेसिडेंसी ऑफिसरी इज द स्पीकर एंड द चेयरमैन। क्लियर? दोनों के अंदर अलग अलग इंसान होते हैं, एक होता है स्पीकर होता है, एक होता है चेयरमैन। क्लियर? आगे बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो इस देश का वाइस प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली राज्यसभा का चेयरमैन भी है। क्लियर? ये बात याद रखना, भूलना मत। दूसरी चीज़, पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन सीट ST SC OBC के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एक रिजर्व कोटा होता है, जिसके अंदर वहाँ पे भी उनको वो सीट मिलती है। दूसरी चीज़ कि लोकसभा के अंदर मनी बिल्स को हमेशा लोकसभा के अंदर ही पास करना पड़ता है। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल्स, इनको हमेशा लोकसभा के अंदर ही पास आउट करना पड़ता है। बाकी जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनको किसी भी हाउस के अंदर आप पास करके प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हो। उनके पास 3 पावर्स होती हैं। अब वो जब प्रेसिडेंट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब उसके पास वीटो, हैंडल आउट, पॉकेट, उसके बाद 3 पावर्स होती है। वो उनमें से तीनों में से किसी एक पावर को यूज़ कर सकता है। वो अलग टॉपिक है, जब आपको प्रेसिडेंट को पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। क्लियर? अभी आपको इतना याद रखना कि मनी बिल हो तो वो टिपिकल लोकसभा के अंदर ही पास कर सकता है, उसको उसके अलावा और कहीं पास करने की उसकी परमिशन नहीं है। उसके अलावा कोई और बिल हो उसको किसी भी दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर हम लोग पास कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि पार्लियामेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या होते हैं, तो उनको मेकिंग ऑफ लॉ, उनको लॉ बनाना होता है, उनको कंट्रोल करना होता है। हर एक चीज़ को इस देश के अंदर हर एक चीज़ को कंट्रोल करना है, गाइड करना है, इन्फॉर्म करना है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी। क्लियर? पार्लियामेंट का ये वर्कआउट है। दूसरी चीज़ कि उनको कौन कौन सी चीज़ों में और क्या क्या ध्यान रखना है। उनको एक चीज़ों में सबसे ज़्यादा टिपिकल ध्यान रखना है कि उनको इस देश के अंदर हर एक इंसान को फ्रीडमली इक्वालिटी मिलनी चाहिए, राइट? उनके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो पर्टिकुलरली देश के हित में होनी चाहिए, देश के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए, राइट? जो हम लोगों को आज पर बहुत बार हमको विद्रोह करने को देखने को मिलता है, उसका रीज़न क्या होता है कि बहुत डिसीजन से गवर्नमेंट ले लेती है कई बार जो इस देश के लिए हानिकारक होते हैं, राइट? कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर जो सरकार होती है ना वो अपने हिसाब से लोगों
को पूछे बिना, फिर लोगों का ओपिनियन लिए बिना जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे डिस्कशन करके उन लोग सारा डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं। अब डिसीजन ले लिया, पर उसका जो मेन इम्प्लीमेंट होता है, फिर जो मेन उसका जो फेस ऑफ होता है, राइट। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप क्रिकेट के नेट के अंदर मैं आपको 500 बॉल खेलने को देता हूँ, आप 500 बॉल खेलते हो, आप परफेक्ट शॉट मार रहे हो, आप अच्छे से खेल रहे हो, बट जब आप इंटरनेशनल मैच खेलने पहले बॉल जाते हो और पहली बॉल पे आउट होते हो, तो वो आपका रियल टेस्ट था, राइट। तो सरकार भी आजकल वो कर रही है कि सरकार अंदर बैठे बैठे वो 1000 प्लानिंग कर रही है, बट जैसे ही वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक के बीच में लेके आ रही है, तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनको रियल उसकी वैल्यू नहीं पता चल रही है। समझ में आ रहे हो कि अब लोगों को दिख नहीं रहा है, या तो लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, या उसको रॉन्ग प्रिटेंड किया जा रहा है। अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोग समझ नहीं रहे हैं या फिर उसको रॉन्ग प्रिटेंड किया जा रहा है। अब वो आपके ऊपर है कि आप अगर जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हो तो आपके लिए वो रॉन्ग है। अगर आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आपके लिए चाहे वो इंसान गलत क्यों ना हो, आपको वो चीज़ सही लगेगी। क्लियर? तो बेसिकली आपको ही डिसाइड करना है कि आप क्या समझ रहे हो। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इस देश के अंदर लॉ कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर कह लो कि हमारी पूरी की पूरी रणनीति को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था, इस तरीके से उन लोगों ने पूरा का पूरा बंधारण की स्टार्टिंग्स को इस तरीके से डिफाइन किया था। याद रखना, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का पहले का तबक्का था, जब दिसंबर महीने के 1947 के अंदर जब हम लोगों ने पहली बार घुसने की कोशिश की ना कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। उसके पहले का इतिहास ये था कि ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि इन सालों को इस तरीके से हर एक चीज़ बना के दे दो ना कि ये लोग इनके बारे में डिस्कस ना कर पाए। जिस तरीके साइमन कमीशन आया था, अब साइमन कमीशन था तो देश के हित के लिए, बाहर से आ रहा है, यूरोपियन पार्लियामेंट से आ रहा है, इंग्लैंड पार्लियामेंट से यहाँ पे एक इंसान भेजा जाता है, उसको कहा जाता है कि आप इंडियन के लिए अच्छे अच्छे काम करो, इंडियन के लिए अच्छे अच्छे लॉ बनाओ। अब सालों, अगर तुम्हें इंडियन के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, इंडियन के लिए अच्छे अच्छे काम करवाने हैं, आप देश के हित में काम करना चाहते हो, भारत देश के लिए काम करना चाहते हो, तो उस भारत देश के काम करने के लिए भारत के तो कुछ मेंबर्स अंदर रखो। आप रख भी रहे हो, आप अपने खुद के मेंबर्स रख रहे हो, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं साइमन्स गो बैक। समझ रहे हो? तो वो समझ में आया आपको कि उन लोगों ने उस टाइम को समझ चुका थे कि अगर इंडियन पब्लिक को हमने इंक्लूड किया तो इंडियन पब्लिक इसके लिए रेडी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ उन लोगों ने पहले की थी कि इस तरीके से गवर्नमेंट को रिफॉर्म करो ना कि साले पूरी ज़िंदगी लड़ते रह जाएं, समझ में ना आए उनको। समझ रहे हो? इसलिए हम आज भी देखते हैं कि बहुत बार क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट्स अच्छे से उठा नहीं पाती हैं, या बहुत बार डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है ना वो स्टेट फॉरवर्ड ले पाती है, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं लूप होल्स भी हैं और कहीं ना कहीं एक एडवांटेज भी है कि गवर्नमेंट्स को कुछ डिसीजन लेने होते हैं ना, वो ऑन द स्पॉट रातों रात ले लेती है। जैसे कि नोटबंदी है, रातों रात ले लिया, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, खत्म, राइट। समझियो, देश के अंदर लॉकडाउन करना था, रातों रात ले लिया, लॉकडाउन, बिल्कुल चलो भाई कल से लॉकडाउन, राइट। तो कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छी पावर्स हैं कि वो रातों रात वो कर सकती है, वो इंप्लीमेंट कर पा रही है, बट कुछ के अंदर इतना लंबा प्रोसेस है कि आप अगर 18 साल के हो तो आपके आने वाला जो बेटा होगा ना वो उसका रिजल्ट सुनेगा। समझ रहे हो? ये उसका लॉन्ग प्रोसेस है। आगे बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो जब गवर्नमेंट ने जब विद्रोह करना शुरू किया, इंडियन पब्लिक ने आके अगेंस्ट में उनके साथ खड़े हुए, तब वो लोग गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, फिर कह लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लेके आए। उसके अंदर ये चीज़ उन्होंने बताई कि अब इंडियन पब्लिक्स को हम लोग अलाउड करते हैं कि भाई कुछ लोग जाके वोट दे सकते हैं। याद रखना, हम लोग यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि सारे के सारे अडल्ट लोग वोट कर सकते हैं। उन लोगों ने कहा कि कुछ पर्टिकुलर कुछ लोग, याद रखना, कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे होंगे जो खाली वोट कर पाएंगे। अब हमको सबको पता है कि वो पर्टिकुलर लोग कौन से थे, वो हमेशा मोस्ट ऑफली वो अपर कैटेगरी के, या फिर आप कैसे कह लो कि वो रजा रजवाड़े लोग थे, वो उनके लिए प्रीशियस था, बाकी किसी के लिए प्रीशियस नहीं था। क्लियर? आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने मांगी थी। पहली चीज़ थी कि इंडिया को फ्रीडम मिली, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अप्रोच मिला। हम लोगों ने सबसे पहले क्या कहा, हम लोगों ने सबसे पहले अपनाया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, कि भाई हर एक इंसान को इक्वली वोट देने का राइट मिले, हर एक इंसान इक्वली ट्रीट हो सकता है वोट्स के राइट पे। तो हमने वो थ्रू आउट कर दिया। अब आती सबसे बड़ी चीज़ कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी फ्रॉम अ गवर्नमेंट, द इंडिविजुअल ऑन द सिटीजन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नाउ द क्वेश्चन अराइज द हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल्स टू द गवर्नमेंट।
सिंपल सी बात है, आज अगर मुझे किसी गवर्नमेंट्स के अंदर किसी भी स्कीम्स के अंदर मुझे कोई फ़ायदा चाहिए तो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट से जाके नहीं कह सकता कि भाई तू मेरे को 5,000 रुपये दे मेरे को इस चीज़ के स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए। मेरे लिए उन लोगों ने वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करेंगे, वो वहाँ तक करने के लिए उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे किसी एक इंसान को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुझे खड़ा करना पड़ेगा या मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब लोग मुझे इलेक्ट करेंगे तब जाके मैं लोगों की बात और अपनी बात को वहाँ जाके रखूँगा, सरकार सुनेगी और सरकार उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। इसलिए मैंने को लास्ट में एक लाइन को मैंने मार्क किया, कौन सी है, वन वे ऑफ डूइंग दैट इज़ थ्रू द इलेक्शंस। कि लोग मुझे इलेक्ट करेंगे या फिर मैं किसी को इलेक्ट करूँगा और वो जाके मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा, या फिर मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव बन के गवर्नमेंट के सामने जाऊँगा और मैं उनके सामने उनके जाके उनके पक्ष को रखूँगा। राइट, इस तरीके से पार्लियामेंट्स काम करती है और इस तरीके से गवर्नमेंट्स काम करती है। क्लियर, पीपल वुड बी इलेक्टेड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल सी बात आपको मैंने बता दिया। पार्लियामेंट कब से चल रही है, तो 1947 से पहली बार इंडियंस को अलाउड किया गया था। लोकसभा की जो सीट्स होती हैं वो 5 साल के लिए होती है, 5 साल के बाद उनको री इलेक्ट करना पड़ता है। उनके लिए उनको फिर से अपने आप को फिर से पावर में लाने के लिए फिर से अपने ही जगह से, जिस जगह जो सांसद से सदस्य बन के हुआ होते हैं, उनको वहाँ जाके फिर से री इलेक्ट होना पड़ता है। और जो आते हैं उनको कहते हैं हम लोग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स, एमपीज़ कहा जाता है। ठीक है, और ये सारे के सारे मेंबर्स जब एमपीज़ होते हैं वो जब टुगेदर होते हैं तो वो पार्लियामेंट्स का फ्री फॉर्म करते हैं। क्लियर, पार्लियामेंट्स के अंदर 3 लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले लेयर है प्रेसिडेंट, फिर आपका आता है राज्यसभा, फिर आपका आता है लोकसभा। क्लियर, और याद रखना कि उन लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जिन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं तो हम उनको अपोजिशन पार्टीज़ के रूप में डिक्लेयर करते हैं। क्लियर, ओके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज डिज नॉट क्लियर द मेजोरिटी। अब जो पार्टीज आपकी सपोज से कोई पार्टी है, उन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, सब कुछ सही रहा, ठीक है। सपोज कि हम गुजरात की बात करते हैं इस बार, कि गुजरात के अंदर इस बार लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई बीजेपी को कोई कट्टर, मतलब बीजेपी को इस बार तगड़ी मतलब ऐसे एक न्यूज़ फैली हुई है कि बीजेपी को कोई तगड़ी, मतलब एक सामने एक बहुत अच्छा अपोनेंट मिला है। ठीक है, अब सपोज इट कि अगर इन बातों का तथ्य सही भी निकल जाए और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास, दोनों के पास अच्छी सीट आ जाती है। सपोज इट कि अगर 100 सीट लानी है, उन 100 में से 50 सीट के आसपास का सब कुछ होता है, मतलब दोनों के पास 50 सीट जाती है, तब क्या करेंगे। अब सिंपल सी बात है, अब कांग्रेस की भी 2-3 सीट आई होंगी। सपोज कि कांग्रेस की 10 सीटें आ गई, ठीक है, कांग्रेस की 10 सीटें आई ओके। अब होता यह है कि 90 वर्सेस 50 हो चुका है, मतलब किसी के पास 40 सीट है, किसी के पास 50 सीट है, क्लियर, और किसी के पास 10 सीट है। अब ये जो कांग्रेस वाले रहे ना, यही पूरे का पूरे माथाकोट वाले इंसान होंगे, मतलब ये 10 इंसान जिसके साइड बैठ गए, सरकार उसकी बन जाएंगी, वो बैठ जाएंगे मेजोरिटी के अंदर आके बैठ जाएंगे। क्लियर, तो इस तरीके से 2 पार्टी जब टुगेदर होके एक पार्टी को क्रिएशन करती है और वो सत्ता बनाती है, वो अपने आप को मेजोरिटी प्रूफ कर पाती है। और याद रखना, मेजोरिटी आपको राज्यपाल को प्रूफ करनी होती है, तो जब वो प्रूफ कर देते हैं तो इनडायरेक्टली वो वहाँ पे सरकार बना देते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ लोकसभा। लोकसभा से ही आपका प्रधानमंत्री बन के आता है। बहुत बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है कि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन के आया है। एक इंसान आया था जो इंडिया के अंदर बहुत कम बोले हैं। अब आपको बताना है कि वो इंसान इंडिया के कौन से प्रधानमंत्री थे। कमेंट में मुझे बताओ कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे कि जो राज्यसभा के मेंबर्स थे और प्रधानमंत्री बने थे। मैंने आपको क्लू दे दिया कि वो बहुत कम बोलते थे। अब आपको ढूंढना है। क्लियर, आगे बात करते हैं। जो एमपीज़ हैं उनके पास राइट है, याद रखना, जो एमपीज़ हैं उनके पास राइट है कि वो मिनिस्टर्स को क्वेश्चंस कर सकते हैं उनके डिपार्टमेंट के रिलेटेड, बट वो कब कर सकते हैं, जब वो क्वेश्चंस आवर चल रहा हो। कौन सा, क्वेश्चंस आवर, याद रखना, प्रश्न उत्तर का जब कहते हैं जब प्रश्न पूछने का समय चल रहा हो तब उनसे एमपीज़ लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर, दूसरी बात है कि एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है अभी, जो आपको 3 लाइन में देखने को मिलेंगी, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रिफॉर्म किया गया कि दलित्स को, बैकवर्ड कास्ट को और माइनॉरिटीज़ को भी इंक्रीज़ किया गया। धीरे धीरे वो लोग पार्लियामेंट्स के अंदर आके धीरे धीरे अपनी सीट्स को रखते हैं। ठीक है, SC SC ST को भी वहाँ पर रखा गया। अब आती है कि रिजर्वेशन सीट्स फॉर द वुमेन, हाउएवर दिस इशू इज बीन स्टिल डिबेटेबल। ठीक है,
अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें इसके अंदर चीज़ें चलती हैं कि भाई लोगों सोचते हैं कि उनको ऐसी सीट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, क्लियर। सारे के सारे जितने भी हम लोग इलेक्शंस देते हैं, तो जो लोग आज तक वोट्स किया होगा, अगर आपने नहीं किया हो तो आपके पेरेंट्स ने किया होगा, किसी ना किसी ने घर में किया होगा एक बार, तो उनसे पूछना, वो लोग हमेशा ईवीएम मशीन में वोट देते हैं। एक होता है पेपर वोटिंग या फिर कह लो कि पेपर स्टेबल वोटिंग, ये यूएस कनाडा के अंदर आज भी चलता है। वहाँ पे ईवी मीटिंग्स नहीं चलती, वहाँ पे लोग जिसको वोट दे रहे हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे आप किसी को दबा के बटन दे दिया और वो चला गया। अब लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन इज़ बी नॉट हैकेबल, उन्हें कोई हैक नहीं कर सकता है। बट यूट्यूब के ऊपर बहुत लोगों ने, न्यूज़ चैनल में बहुत लोगों ने उसको प्रूव कर दिया कि दिट कैन बी हैकेबल, ये चीज़ें हैकेबल हैं, क्लियर। तो आप जब कभी फ्री बैठे हो तो खाली यूट्यूब पर लिखना कि ईवीएम हैक या फिर ईवीएम वोटिंग इलेक्शन मशीन कैन बी हैक और नॉट, येस और नो, तो आपको गूगल पे भी आंसर मिल जाएगा, क्लियर। ओके, बाकी जितना कुछ मैं आपको मतलब बता रखा कि ये सब कुछ आपको रीड करना ही करना है, और बाकी सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।